प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th का फाइनल एग्जाम इकोनॉमिक्स विषय साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों का था। उसका आंसर मैंने तैयार कर लिया है। आप लोगों ने कितना सही किया आंसर मिलाकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितना भी मैंने प्रश्न बताया था उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आए हैं एग्जाम में। तो साइंस का एग्जाम था आज, साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों का। तो प्रश्न आप देख सकते हैं थोड़ा सा धुंधला आया है, लेकिन कोई कोई साफ आया। जैसे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था और ये आ भी गया। तो उत्पादन का कौन साधन नहीं है, तो भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के साधन होते हैं। मुद्रा जो होता है वो उत्पादन का साधन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो बच्चों, आर्ट्स का एग्जाम जो है 6 तारीख को है। तो साइंस में जो क्वेश्चन आता है वो आर्ट्स में भी एक दो क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए आर्ट्स वाले बच्चे इसको बढ़िया से ध्यान से देखें और याद भी कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो उपयोगिता को हम लोग किलोमीटर, लीटर या ग्राम में नहीं मापते, इसको हम लोग मापेंगे रुपया में। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को हम लोग मुद्रा में माप सकते हैं, इसीलिए यहाँ रुपया का जिक्र, मुद्रा रहना चाहिए था लेकिन रुपया लिखा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। निम्न में से पूरक वस्तुओं के उदाहरण है। पूरक वस्तु मतलब होता है एक के बिना दूसरा का काम नहीं चलता, मतलब एक साथ दो वस्तु का आपको उपभोग करना पड़ेगा। तो चाय और कॉफी, चाय नहीं मिलेगा तो कॉफी से काम चल जाएगा। कलम और जूते, ये अलग अलग चीज वस्तु हो गया। कलम और स्याही, मतलब अगर कलम में स्याही नहीं रहेगा तो हम उसका काम नहीं ले सकते। तो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरक वस्तु का उदाहरण है ये। चौथा क्वेश्चन है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है वो फर्मों की संख्या क्या होती है, अत्यधिक होती है। मतलब बेचने वाले अधिक होते हैं और खरीदने वाले भी अधिक होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और यदि यहाँ रहता एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है, तब यहाँ एक आंसर होता। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर पे। एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी क्या होगी, तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर मात्रा में जो परिवर्तन रहता है वो ऊपर लिखाता है और मूल्य में जो परिवर्तन होता है वो नीचे लिखाता है। अब 10 से इसको भागा देंगे तो 1.5 आ गया। अब 1.5 का मतलब क्या हो गया कि 1 से ये अधिक है। 1 से जब अधिक हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे लोचदार। क्या कहेंगे, लोचदार। और यदि 1 आता तब हो जाता इकाई लोचदार। तो यहाँ 1 से अधिक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर। तो किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संतुलन कीमत में वृद्धि होती है, संतुलन की कमी होती है, संतुलन कीमत अपरिवर्तित, संतुलन कीमत शून्य हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मांग में जब वृद्धि होगा तो संतुलन कीमत में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो 6ठा का ए हो जाएगा। 6ठा के बाद है आपका 7वां नंबर। 7वां है, बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है। मांग अधिक मतलब डिमांड अधिक हो जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं डी ग्रेटर देन एस, मतलब मांग अधिक है पूर्ति से। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डी ग्रेटर देन एस। 8वां नंबर है आपका, किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता होती है। ये क्वेश्चन हम बार बार आप लोगों को बताए हैं कि अगर सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर, इस तरह करके बार बार बताए हैं। देखिए ये है सीमांत उपयोगिता, ये अगर शून्य होगा तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। तो बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट है, बी अधिकतम। 9वां नंबर है आपका, समानता एक सरल रेखा के मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होने का एक कारण है। मांग वक्र के ऋणात्मक होने का कारण पूछा जा रहा है। तो घटती सीमांत अवसर लागत है, प्रतिस्थापन की बढ़ती सीमांत दर है, मूल प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव है और प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मूल प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण ये होती है। 10वां नंबर,
तो उत्पादन फलन Q बराबर AL पर पावर 0.6 K पर पावर 0.5 किस उत्पादन नियम को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये जो पावर वाला है इसको जोड़ देंगे, तो 0.6 प्लस 0.5 अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1.1 1.1 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, एक से अधिक है। एक से जब अधिक हो जाएगा तो ये पैमाने का वर्धमान प्रतिफल को बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पैमाने का वर्धमान प्रतिफल। एक से कम आएगा तो पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल होगा, और एक अगर आ गया तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल हो जाएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित रेखा चित्र में पूर्ति की लोच के लिए मान की माप होती है। तो यहाँ पर आपको है कि ये जो पूर्ति की रेखा है वो एक्स अक्ष से ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ से अगर हम इसको लाइन खींचेंगे तो इसका मतलब है कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, मात्रा में उससे कम अनुपात में या पूर्ति में कम अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, तो जो मांग की लोच होगी वो हो जाएगी एक से कम। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक से कम। ऐसे ऑप्शन था शून्य, एक से कम, एक से अधिक या एक। 12 नंबर, बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति में बाजार कीमत में खाली स्थान होने की प्रवृत्ति होती है। तो पूर्ति अधिक मतलब पूर्ति ज्यादा हो जाएगा तो बाजार में कीमत क्या हो जाएगा, जब सामान ज्यादा मिलने लगेगा तो उसका जो कीमत है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमी। 13 नंबर, वस्तुओं का ब्रांडिंग किस प्रकार की बाजार संरचना की एक विशेषता है। तो ब्रांडिंग विशेषता जो है वो है आपका एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की। इसमें विज्ञापन पर, ब्रांड पर ज्यादा खर्च किया जाता है। 14 नंबर है आपका, एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। तो पूर्ति कम हो जाती है, पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, पूर्ति अपरिवर्तित रहती है या पूर्ति शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति जो है वो आपका अपरिवर्तित रहती है। 15 नंबर है आपका, किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। पूर्ण लोचदार का फिगर इस तरह रहता है, और ये चीज हम बहुत बार आप लोग को बताए हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो लोच होता है वो अनंत होता है, जिसको हम लोग कहेंगे पूर्णतया लोचदार। तो ये आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। 16 नंबर है, अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है। तो शेयर का क्रय, जमीन का क्रय, या बीमा योजना में मुद्रा खर्च करना, या फिर डी है पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। 17 नंबर, आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है। कारक, कारक मतलब जो साधन है वो किसके पास रहता है, तो वो रहता है परिवार पास, और वो परिवार क्या करता है, फर्म को देता है उत्पादन कार्य करने के लिए। तो परिवार से कहां जाएगा, फर्म की ओर जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी। 18 नंबर है, सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होती है। तो जीडीपी है, जीएनपी है, जीडीपी हो गया सकल घरेलू उत्पाद, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या राष्ट्रीय या आय, या फिर व्यक्तिक आय। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा व्यक्तिक आय, डी। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है। सर्वमान्य मतलब जिसको सभी कोई माने। चेकबुक है, बंधक पत्र है, डिमांड ड्राफ्ट है, या फिर मुद्रा है। तो आपका सर्वमान्य जो है वो है मुद्रा। मुद्रा क्या है, किसी को भी दे सकते, वो मना नहीं करे, जबकि चेकबुक, बंधक और डिमांड ड्राफ्ट मना कर सकता है लेने से, जबकि मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता है, इसीलिए ये सर्वमान्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा कहा जाता है। तो वैध मुद्रा क्या है, डिमांड ड्राफ्ट है, करेंसी नोट है, चेक है, कि इनमें सभी है। तो वैध मुद्रा जो है वो आपका हो जाएगा करेंसी नोट। 21 नंबर,
अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय हैं। निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो बैंक दर में कमी ठीक है, प्रतिभूतियों की बिक्री बी हो जाएगा, कोष अनुपात में कमी। तो यहाँ पर जो ए है वो सही बोल रहा है, बी जो है वो गलत है और सी जो है वो आपका सही है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए सी होगा। कहाँ पर है ये ए और सी? तो ए में है ए और बी में है बी और सी में है ए और सी और डी में है ए बी सी। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी, सॉरी ए और सी। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है? कागजी कर आयकर है, निगम कर है, संपत्ति कर है या फिर सीमा शुल्क है? तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो संपत्ति कर हो जाएगा। 23 नंबर, यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा? एमपीसी मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मतलब आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर उपभोग में अपरिवर्तित है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो एमपीसी है वो भी अपरिवर्तित मतलब अर्थात शून्य रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। कौन नहीं है? उपभोग व्यय, निवेश व्यय, शुद्ध निर्यात या वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। तो ये आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। 25 नंबर बहुत बार बताए हैं ये क्वेश्चन, इसका हम आशा करते हैं आप लोगों ने सही आंसर लगाया होगा। निम्न में से कौन सत्य है? तो निम्न में से आपका कौन सत्य है? कौन लगाए होंगे? तो इसका ऐसे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आशा करते यही लगाए होंगे आप लोगों ने, बहुत बार हम ये बताए हैं आप लोगों को। 26 नंबर, विदेशी विनिमय दर क्या है? तो विदेशी विनिमय दर है वस्तु की वस्तु में कीमत, वस्तु की मुद्रा में कीमत, मुद्रा की वस्तु में कीमत या फिर देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन संतुलन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहेंगे बाजार संतुलन या फिर उपभोक्ता संतुलन, व्यापार संतुलन या फिर भुगतान संतुलन। तो जिसमें वस्तु और सेवा दोनों रहेगा, दृश्य और अदृश्य। वस्तु हो गया दृश्य मद और सेवा हो गया अदृश्य मद, तो ये भुगतान संतुलन हो जाएगा। 28 नंबर, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, व्यापार घाटा या फिर राजस्व घाटा। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राजस्व घाटा। 29 नंबर है आपका, अप्रत्यक्ष कर में कौन सा शामिल है? आयकर, ये आपका प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क या उपहार कर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, बजट की अवधि क्या होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार बताए हैं। बजट जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है लेखा जोखा, सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा ही बजट होता है। तो ये क्या होता है? वार्षिक होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है, और आर्ट्स वाले बच्चे इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन आपका भी आएगा इससे। और इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है वो जल्द ही मैं आप लोगों को बना दूंगा ताकि आर्ट्स वाले बच्चों का कुछ आ जाए इससे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह वीडियो पाने के लिए, और साथ ही इकोनॉमिक्स के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।